हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं और लेक्चर नंबर है हमारा 16 7.4। तो कुछ बच्चे इनको कर चुके हैं और जो बच्चे कर चुके हैं उनको ये अच्छी तरह पता है कि ये प्रश्नावली कौन सी है। डिटेल जब हमने बेसिक पढ़ाई थी तो उस बेसिक प्रश्नावली में ये एक कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास और इस कॉन्सेप्ट का नाम था प्राचल समीकरण, है ना। आपको याद होगा, बताया था मैंने। तो प्राचल समीकरण क्या होती हैं कि अगर कोई समीकरण इस प्रकार की हैं जिसमें चर x दिया हुआ है, चर y दिया हुआ है और जो x है वो भी किसी अन्य चर के सापेक्ष परिभाषित किया गया है और y चर भी किसी अन्य चर के सापेक्ष परिभाषित किया गया है, तो इसका मीन्स होगा कि ये जो नया चर हम ले रहे हैं x और y के अतिरिक्त अगर कोई नया चर आया है तो इस चर को हम कह देते हैं प्राचल। ठीक है, और प्राचल और ये समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए इसको प्राचालिक समीकरण भी कहते हैं, जिसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपसे जब कहा गया कि भाई आप इसका अवकलन करिए, तो अवकलन करने का मीन्स ये हुआ कि आपको चाहिए dy/dx। ये तो क्लियर बात है। आपसे कहा जाएगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए। जैसे एक्सरसाइज को आप देखते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि dy/dx ज्ञात कीजिए और x बराबर इतना है और y बराबर इतना है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए dy/dx और देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम इस पहले वाले का अवकलन करते हैं तो यहाँ अवकलन अब x के सापेक्ष नहीं होगा, यहाँ अवकलन t के सापेक्ष होगा। तो t के सापेक्ष हम यहाँ ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, dx/dt आया। ठीक है, और उसके बाद में a कांस्टेंट है, a को ऐसे ही रखेंगे। sec t आ रहा है और sec t का क्या होता है, sec x का क्या होता है, sec x और tan x। तो x की जगह पर t चल रहा है, बस इतना सा अंतर रखना है। उसके बाद में इसको नंबर 2 डाल दें। फिर इधर आ जाइए, हमें दिया हुआ है y = tan t। यहाँ भी ये जो y है वो t के सापेक्ष परिभाषित किया गया है, तो इसको हम लिख देंगे, इसको नंबर डाल देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है dy/dt = tan t। tan x का क्या होता है, sec² x, तो ये हो जाएगा sec² t। ये नंबर हो गया 4। अब देखिए क्वेश्चन की परिभाषा के अनुसार या जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसमें कहा गया है कि dy/dx ज्ञात करिए। अब दोनों ही कंडीशन में हमें मिला है यहाँ पर dx/dt और यहाँ पर dy/dt। तो dy ऊपर चल रहा है, dx नीचे चल रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ कि समीकरण नंबर 4 तो ऊपर रहेगा और समीकरण नंबर 2 नीचे रहेगा। तो 4 में आप 2 का भाग लगा देंगे और dy/dx आ जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम पहले बात कर चुके हैं और नॉर्मल सवाल है, कुछ खास नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दिया तो देखिए क्या आता है, dy/dt में आप भाग दे रहे हैं dx/dt का और इक्वल टू है, ऊपर आ जाएगा sec² t अपॉन में a sec t इंटू tan t। ठीक है, और इनमें अब कुछ कट रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करिए। तो यहाँ से मिला आपको dy/dx इक्वल टू sec से एक sec कट गया, ऊपर बच गया sec t और अपॉन में आ गया a tan t। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आप साइन कॉज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन कॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। sec t को हम लिख देंगे 1/cos t और a कांस्टेंट है ही, tan t को लिख देंगे sin t/cos t। अब देखिए cos t और cos t एलसीएम में आ रहे हैं, ये दोनों कटेंगे, क्या बचता है यहाँ से 1/a आ गया और sin t इसको और एडजस्ट कर सकते हैं तो 1/a और cosec t लिखा जा सकता है और ये आपका लास्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
ए कंप्लीट है, ए है ये। नंबर सेकंड, फर्स्ट का बी है। क्वेश्चन एकदम सेम है, ये पहले आप कर चुके हैं और अधिकतर बच्चे कर भी चुके होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कंप्लीट इसको कराना ही है, तो 7.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और प्राचलिक समीकरण है ये। सबसे पहले मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना कि सवाल को 7.4 के हिसाब से याद करना है कि भाई इस सवाल 7.4 प्रश्नावली का है। आपको तो ये देखना है कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, कौन सी तरीका बन रहा है। ये तरीका कौन सा है? प्राचल है, क्योंकि x भी t के सापेक्ष में आ रहा है और y भी t के सापेक्ष में आ रहा है, तो इसका मीन्स हुआ कि ये कैटेगरी प्राचल समीकरण की है और ये प्राचलिक इक्वेशन है। और इनको हम जैसे भी करते हैं तो आपको वही dy by dx निकालना है, हर बार यही कंडीशन आ रही है। dy by dx निकालने के लिए तरीका बिल्कुल सेम जैसे अभी किया था। इसको नंबर 1 ले लेते हैं और समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाता है dx अपॉन dt बराबर log t। अब तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे सबको। log t का 1 अपॉन टी होता है और sin t का cos t होता है, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। फिर इधर आ जाए, हमें दिया गया है अगली इक्वेशन है e की पावर t प्लस cos t, ये नंबर 3 है। इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dt इक्वल टू e की पावर t और cos t का होता है माइनस साइन t, तो ये माइनस साइन t, ये नंबर 4 हो गया। अब सेम सिचुएशन है समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 2 का भाग देना है। तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर इसका भाग दिया तो यहाँ आता है dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt इक्वल टू e की पावर t माइनस साइन t अपॉन में 1 अपॉन t और प्लस cos t, ठीक है। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करिए और यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर t मल्टीप्लाई होगा, पहले मैं नीचे वाला कर रहा हूँ ये, तो 1 प्लस टी कॉस टी हो गया, ठीक है। अपॉन में t आ रहा है, ये t हट के ऊपर जाएगा तो t यहाँ जाता है और e की पावर t माइनस साइन t, ये इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, अब देखिए सेम सिचुएशन आ रही है, वही है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इसको नंबर 1 डाला और x का अब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dx अपॉन dt इक्वल टू होता है log t का 1 अपॉन t, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। अगला दिया हुआ है हमको y इक्वल टू e की पावर t प्लस कॉस t, ये नंबर 3 मान लिया और इसका अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dt e की पावर t कॉस t का माइनस साइन t, ये नंबर 4 हो गया। और समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर इसका जब भाग देते हैं तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू आता है e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 अपॉन t, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है इसका कि dy अपॉन dx इक्वल टू, ये t हट के ऊपर जाता है तो t इंटू ई की पावर t माइनस साइन t, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का b, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b साइन थीटा। नंबर 1 इसको मान लिया और इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब बेसिक फंडामेंटल रूल बताए थे तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो प्राचल होता है इसकी जगह t हो सकता है, कोई और अन्य चर हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से ही काम करेंगे, थीटा के सापेक्ष काम किया। a है ही कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से हमको दिया हुआ है y बराबर b साइन थीटा, ये नंबर 3 है। इसका आप अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू होता है b और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग, तो समीकरण 4 में समीकरण
2 का भाग देने पर तो ये वैल्यू आती है dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इनको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ आ जाता है dy बाई डी एक्स और इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉज अपॉन साइन कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा और ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, फर्स्ट है x बराबर कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, है ना, एक बार कॉस में है एक बार साइन में, प्रोसेस वही है, कोई नयापन नहीं है इसके अंदर। तो dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा आ रहा है तो आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx अपॉन डी थीटा हो गया कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस है ही, माइनस को छोड़ दीजिए, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, और 2 थीटा का होगा, श्रृंखला नियम बन रहा है, कॉस 2 थीटा का होगा तो आपने लिखा साइन 2 थीटा माइनस का, तो ये प्लस हो गया, और 2 थीटा का होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर ये बीच में एक श्रृंखला नियम आ गया है, ये नंबर 2 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये नंबर 3, और डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस हो गया, ये नंबर 4। और फिर वही काम समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर इसका भाग देते हैं तो हमें मिलता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में ये प्लस वाला है, इसको पहले लिख देते हैं, साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट। नंबर थर्ड बी, थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, ये अपनी बुक में करेक्शन है एक, आपको मिला है केवल थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला है, तो इसको होल ब्रैकेट करके और बाहर a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा, इसको लगा लेना है आपको, ये बुक में गलत क्वेश्चन है। अब नंबर 1, बाकी का सारा प्रोसेस सेम है और कोई खास काम नहीं है, थीटा के सापेक्ष दिया गया है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ए को ऐसे ही छोड़ दिया, अब थीटा का थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 होगा। ठीक है, और साइन थीटा माइनस तो है ये वाला, और साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, इसको आप यहीं छोड़ दें, ये नंबर 2 हो गया। फिर इसको ले लेते हैं y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए तो है ही, ए कॉन्स्टेंट चल रहा है और 1 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये नंबर 3 था और ये नंबर 4 है। ठीक है, अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग, वही प्रोसेस है, एक ही तरीका हर सवाल पे रिपीट हो रहा है। समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा, यानी माइनस ए साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, और अपॉन में आ जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर दिया तो यहाँ वैल्यू मिलती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसमें कुछ करेक्शन है, कुछ कर सकते हैं, माइनस तो है ही, ए से ए कैंसिल हो गया तो ए गया, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि इसमें अभी फार्मूले बेस क्वेश्चन कुछ चेंज हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे हाफ थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो
ये जो साइन थीटा है इसको हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन गया, कॉस बच गया और साइन बच गया, तो वैल्यू क्या मिलती है, हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर चली रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, साइन की एक पावर से साइन की एक पावर गई और बचा क्या, कॉस अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन साइन थीटा बाई 2। ये किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा बाई 2 के इक्वल होता है और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ का ए। अब देखिए क्वेश्चन है x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, y बराबर कॉस क्यूब टी है अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है। ठीक है, कई बुक्स में करेक्शन है, ये 2t की जगह पर स्क्वायर टी दिया हुआ है ना, कॉस स्क्वायर टी दिया हुआ है। तो अगर आप कॉस स्क्वायर टी करते हैं तो क्वेश्चन को तो हम गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ये आंसर पीछे जो आ रहे हैं वो मैच नहीं करेंगे आपके। लेकिन अगर आप पीछे वाले आंसर मैच कराना चाह रहे हैं तो ये 2t होगा, है ना, इसको करेक्शन करेंगे। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा होगा, इसको नंबर 1 मान लिया, अब आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो तरीका तो सेम है, क्योंकि ये प्राचल विधि है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को देखते ही आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सी विधि का क्वेश्चन है, ये दिमाग नहीं लगाना कि कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो x बराबर t आ रहा है, y बराबर t आ रहा है, प्राचालिक समीकरण बन रहा है, t यहाँ पर प्राचल है। ठीक है, कई बार जैसे अब एग्जाम में आजकल परिभाषाएं पूछी जाने लगी हैं, तो उनमें परिभाषाएं आपको याद नहीं करनी है, परिभाषाएं अपने शब्दों में बताई जाती हैं हमेशा। मान लीजिए आपसे यही पूछ ले प्राचालिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि दिए गए कोई भी चर x या y चर हैं, इसे अगर किसी अन्य तीसरे चर के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाए तो उस अन्य तीसरे चर को प्राचल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनने वाली समीकरणों को प्राचालिक समीकरण कहते हैं। तो ये स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली आप जो काम कर रहे हैं उन्हीं से परिभाषाएं तैयार हो जाती हैं। अब देखिए इसको तरीका वही, x का हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, ये u अपॉन v बन रहा है, साफ दिख रहा है ना, u अपॉन v, तो u अपॉन v के हिसाब से इसको आप हल कर दें। सबसे पहले v स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर कर दिया, हो गया v स्क्वायर, फिर कॉस 2t को छोड़ दिया, कॉस 2t को छोड़ दिया, v, है ना, फॉर्मूला याद होगा आपको। हमें करना है इस वाले का अवकलन, अभी मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, साइन क्यूब टी माइनस फिर साइन क्यूब टी को छोड़ दिया, कांस्टेंट कर दिया, और अवकलन कर देना है अंडर रूट कॉस 2t का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना, क्योंकि प्रोसेस बड़ा है इसका और करेक्शन कहीं करने की गुंजाइश बचती नहीं है अगर हमसे कहीं भी कोई गलती हो जाए, तो विशेष ध्यान से इसको आराम से देख के करें, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा इसके लिए। ठीक है, एक बार समझ लें, u अपॉन v बन रहा है, सबसे पहले यही चीज़ आई, नॉर्मल चीज़ है, u अपॉन v, तो v स्क्वायर हो गया, v को कांस्टेंट कर दिया, फिर u का अवकलन कर दिया, फिर माइनस आ गया, फिर u को कांस्टेंट कर दिया और v का अवकलन कर रहे हैं। ठीक, अब अवकलन करना शुरू करिए। तो cos 2t अंडर रूट में है, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब साइन क्यूब t का करेंगे आप। अब ध्यान दीजिए, ये काम हम पहले कर चुके हैं और मैंने बताया भी था कि जो साइन क्यूब t है इसको हम लिख सकते हैं साइन t का क्यूब। आ रहा होगा ध्यान अब आपको, मैंने बताया था पहले भी कि साइन क्यूब t है, इसको हम लिखेंगे साइन t का होल क्यूब, है ना, और होल क्यूब लिखेंगे तो ये बन गया x और ये बन गया n, x की पावर n बन रहा है, x की पावर n के हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं तो n x और n माइनस 1। ठीक है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1 हो गया। फिर श्रृंखला नियम भी बन रहा है, साइन टी का करेंगे और साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो लास्ट आंसर इसका हमको मिलता है 3 साइन, अब यहाँ पे 2 आएगा तो इसको हम साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, साइन का होल स्क्वायर लिख दें या साइन स्क्वायर टी लिख दें, एक ही कंडीशन है, और कॉस टी। तो ये आंसर आया। अब इस आंसर को आप साइड में समझ के फिर नोट करेंगे, बाकी यूज़ यहाँ पर डायरेक्ट करना है, ये सारा प्रोसेस यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। साइन क्यूब टी की जगह हम लिख रहे हैं 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। ये साइड में मैंने इसीलिए लिखा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइड में कर दें, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लेना है। फिर आता है माइनस साइन क्यूब टी है, इसको ऐसे ही रहने
इसको ऐसे ही रखेंगे, कांस्टेंट है। अब इधर आ जाए, यहाँ पर भी सेम वही सिस्टम कि भाई आपको श्रृंखला नियम साफ दिख रहा होगा, अंडर रूट भी आ रहा है और अंदर कोई चर भी आ रहा है, तो श्रृंखला नियम बन गया। सबसे पहले रूट का करते हैं, अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, जैसे रूट एक्स है ये पूरा, एक्स मान लीजिए इसको, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर cos 2t चल गया, ठीक है। अब cos 2t का करेंगे, अंदर आ गए, श्रृंखला नियम चल रहा है, cos 2t का माइनस sin 2t हो गया, ठीक है, cos 2t का, फिर 2t का होगा तो 2 आ जाएगा, कंप्लीट। यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया। अब इधर आ जाएं, जो नीचे चल रहा है इसमें देखिए कुछ भी खास नहीं, रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा और नीचे क्या बच गया, केवल cos 2t बच गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद में इसको हम एक बार थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दें, जैसे 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर सेम है, और फिर इसका एलसीएम लेंगे। ये जो cos 2t आ रहा है ये इसके तो बटे में है नीचे, लेकिन इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, यहाँ जरूर ध्यान देना, इसके बटे में कुछ भी नहीं है और ये इसके बटे में आ रहा है, मतलब ये भिन्न है, और ये जो भिन्न है इसके बटे में केवल 1 है। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 आ रहा है, तो हम दोनों भिन्नों का ऊपर लघुत्तम लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारा रहेगा dx/dt, भिन्न का ऊपर वाले में और नीचे वाले में। यहाँ ये इसको नीचे वाले को तो अभी नहीं छेड़ रहे, केवल इन दोनों में आप एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम देखिए इनका क्या होगा, यहाँ से एलसीएम आ गया अंडर रूट cos 2t, ध्यान से देखना, बहुत धीरे करेंगे, अगली स्टेप पे थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर लघुत्तम हुआ, ये जो cos 2t है ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, लघुत्तम हो रहा है ना, इसके बटे में तो 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ बचता है cos 2t, अंडर रूट इस वाले से मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट हट गया और ये बच गया, और क्या रह गया 3 sin स्क्वायर t और cos t, ठीक है, माइनस यहाँ से ये माइनस और बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ बच गया sin 2t और sin क्यूब t, ठीक है। यहाँ तक की स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है दोबारा समझ लें। ये एक भिन्न बन रही है लेकिन यहाँ पर भिन्न नहीं है, तो हम इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, और 1 मान के केवल ऊपर वाला का, अभी इसका जो एलसीएम किया जा रहा है वो ऊपर वाले में किया जा रहा है, अभी इस वाले को नहीं छेड़ा है हमने। तो cos 2t अंडर रूट में है, एलसीएम आ गया, ये एलसीएम जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा, ये वाला पार्ट ऐसे कैसे ही, ये माइनस है, ये वाला भी माइनस है, ये दोनों मिलके प्लस हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और लघुत्तम में, कंप्लीट लघुत्तम में ये चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब आता है cos 2t, ये जो नीचे चल रहा है ये तो कंप्लीट के नीचे है ना, यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब जब आप इनको मिक्सअप करते हैं, इसके बटे में 1 लगाते हैं और फिर ये अपना छोटी क्लास वाले रूल हैं, तो अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि जब आप इन दोनों को मैच करेंगे, जैसे ये अपॉन में 1 आया, ये एक भिन्न है, यहाँ नीचे भी एक भिन्न बन रही है, तो ये वाली भिन्न जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, तो इसका गुणा इसी के साथ तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हो गया cos 2t, ये आप कर लेना। अब इसको हटा दिया यहाँ से, ये एक स्टेप में मैंने 2 स्टेप मिक्स किए हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पहले ऊपर वाले का एलसीएम कर लिया, फिर ये नीचे वाला आ रहा है, जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तो ये स्थिति हमारे पास आएगी, और इसे हम, ये तो है 1 पावर, ये तो 1 पावर है पूरी, और ये आधी पावर है, 1 और आधा 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2 हो गया, तो ये जो पावर है 3/2 रहेगी, ठीक। अगली स्टेप पे हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि dx/dt इक्वल टू हुआ cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t, फिर प्लस sin 2t और sin क्यूब t, ठीक है, और अपॉन में यहाँ आ जाता है cos 2t की पावर 3/2, ये dx/dt का आंसर होता है, और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक पहले समझ के आराम से तरीके से काम करना है, समझ के करना है, क्योंकि यही केस रिपीट होगा इसके लिए भी, ये भी सेम है बिल्कुल, केवल साइन की जगह पर यहाँ पे कॉज आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको इरेज करते हैं।
नेक्स्ट अपना वही है, जैसे समीकरण नंबर 2 पे हमने इसको छोड़ा, उसके बाद ये जो कंडीशन हमको दी गई है, जो प्राचलिक समीकरण y वाली दी गई है, इसको हम समीकरण नंबर 3 ले रहे हैं। दोबारा वही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम, केवल साइन की जगह पर यहाँ पर कॉज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे। इसको लिया dy/dt, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब देखिए सेम कंडीशन चलेगी, तो ये v² हो गया, u/v बन रहा है, तो इसका हम अवकलन करते हैं, तो cos 2t का होल स्क्वायर हो गया। फिर v को छोड़ दिया cos 2t को, और अवकलन किया cos क्यूब t का, फिर माइनस, फिर cos क्यूब t को छोड़ दिया और अवकलन करेंगे अंडर रूट cos 2t का। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, इस वाले को कांस्टेंट किया है तो इसको आप छोड़ देंगे। अब साइन क्यूब टी आ रहा है, वही सिंपल सिस्टम बन गया कि साइन कॉस क्यूब टी आ रहा है। कॉस क्यूब टी का मतलब हो गया कॉस टी का होल क्यूब। ठीक है, वही प्रोसेस बना। तो पहले तो होगा x की पावर n के हिसाब से, x की पावर n के हिसाब से हुआ 3 cos स्क्वायर टी, है ना, x की पावर n यानी x की पावर क्यूब, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, क्लियर। फिर cos t का होता है माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में माइनस कॉस क्यूब टी, ये ऐसे ही चलेगा। अब रूट का होगा, पहले श्रृंखला नियम बन रहा है, तो 1/2 रूट x, फिर कॉस 2t का करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो गया और ये रह गया साइन 2t। ठीक है, फिर 2t का करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, हो गया। और अपॉन में चल रहा है ये वाला अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर है, तो ये रूट हटा देते हैं, ये डायरेक्ट ये काम हो गया। ठीक है, रूट हट गया और स्क्वायर भी हट गया, ये आंसर हमको यहाँ पर मिला। लेकिन अभी ये प्रोसेस है नहीं, देखिए यहाँ पर भिन्न बन रहा है और इसमें भिन्न नहीं है, तो भिन्न नहीं है इसका मतलब अपॉन में 1 चल रहा है, वही सेम सिस्टम, कोई नयापन नहीं है। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो वही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आ गया cos 2t, ये लघुत्तम में आ गया। अब ये लघुत्तम जब इससे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर आएगा, तो इसको लिख देंगे cos 2t। ठीक है, माइनस बाहर लगा दीजिए, 3 sin t cos स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस 2 कैंसिल हो ही चुका है, यहाँ बच गया cos क्यूब टी और sin 2t। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके पूरे अपॉन के अंदर ये भी चल रहा है cos 2t, तो ये प्रोसेस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब इसको क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं cos 2t। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों मिक्स होते हैं, ये हाफ पावर है, ये 1 पावर है, हाफ एंड 1.5 पावर बन रही है, मतलब 3/2 बन रही है, तो 3/2 के हिसाब से हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं और यहाँ आ जाएगा dy/dt इक्वल टू माइनस 3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t प्लस sin 2t इंटू cos क्यूब t। इसको आप साइड में लिखें, यहाँ जगह थोड़ी कम है, और अपॉन में आ गया cos 2t की पावर 3/2। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करिए। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट में है, जब हम आ रहे हैं तो प्रोसेस सेम है कि समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग करने पर, अब ये समीकरण 4 की वैल्यू लिखी हुई है मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है इसको, और समीकरण 2 की वैल्यू ये वाली आ रही है। इन दोनों के बीच में डिवाइडेशन चल रहा है, ये भाग हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम है, तो दोनों एलसीएम कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ये वाली लाइन ऊपर से बची हुई है और यहाँ पर ये वाली लाइन नीचे से बची हुई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम इसको शॉर्ट को बीच में लेकर और फिर स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पर आया sin t और cos t, इसमें से cos t निकाल सकते हैं। यहाँ पे sin t आ रहा है, यहाँ cos t आ रहा है, और sin 2t दोनों जगह पर आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे ताकि इसमें sin 2t बन जाए। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, फिर दोनों को कॉमन निकालेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
अब देखिए इसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम हो इसलिए हमने ये स्टेप कर दिए हैं पहले से ही कि dy बाई डी एक्स है, आपने ये एलसीएम से एलसीएम काट दिया था और यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो 2 से भाग यहाँ हो गया, 2 से गुणा यहाँ हो गया, कॉस बाकी की जो संख्याएं हैं उनको बाहर निकाल लिया, अंदर बना लिया 2 sin t cos t। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ भी sin 2t आ रहा है, तो कॉमन निकालने के लिए ये स्टेप हमने यूज़ किया, 2 से गुणा और भाग। तो यहाँ sin 2 sin t और cos t बन गया, sin 2t का फॉर्मूला होता है, नीचे भी वही 2 से गुणा और 2 से भाग, ये वाला स्टेप हो गया, तो 2 sin t cos t बन गया। अगली स्टेप पे बाकी सब कुछ सेम है, केवल इसकी जगह पर sin 2t लिख दिया, इसकी जगह पर sin 2t लिख दिया, ठीक है। sin 2t को कॉमन निकाला, तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों में से कॉमन निकल गए, कॉमन निकलने के बाद वो कट गया, तो जो बचा हुआ है वो ये है 3/2 cos 2t cos t, और यहाँ से बच गया cos क्यूब t, सेम 3/2 cos 2t sin t और sin क्यूब t, ठीक है। यहाँ तक का काम जब हम कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ आए, नीचे वाली स्टेप पे आए। अब देखिए इसमें इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एलसीएम ले लिया, एलसीएम वाला जो 2 है वो कट जाएगा, तो ये स्टेप हमारे पास आती है। अब ऊपर कॉस है तो ये cos 2t का जो फार्मूला है वो कॉस के रूप में कन्वर्ट करना है, और नीचे सारा कुछ साइन में आ रहा है, तो cos 2t का जो फार्मूला है वो साइन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने cos के रूप में कन्वर्ट किया, यहाँ पर हमने साइन के रूप में कन्वर्ट किया। दोनों फार्मूले मैं आपको पहले बता चुका हूँ cos 2t के वाले, ठीक है। इनको 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और cos t को भी मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली लाइन हमारे पास तैयार होती है ऊपर और नीचे। ये माइनस का 6 में है, ये प्लस का 2 है, दोनों कैंसिल होंगे, 4 बचेगा माइनस का। यहाँ पर 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, दोनों कैंसिल होते हैं, माइनस का 4 बचता है। अब ये sin 3t का फॉर्मूला बन सकता है, वो cos 3t का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन माइनस की मिस्टेक है, तो माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। जब इनको कंबाइंड करते हैं तो cos 3t का फॉर्मूला बनता है, और ये जो नीचे वाला बन रहा है ये sin 3t का फॉर्मूला है, माइनस चल ही रहा है, दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं तो ये cot 3t आता है, ठीक है। ये इसका आंसर होता है। पॉज समझा देते हैं इसको। अब देखिए एक ये वाला जो आंसर आ रहा है इसके अंदर, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, -cot 3t, लेकिन जो किताब है आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये सीबीएच वाला आंसर है। तो आपको वो आंसर चाहिए जो किताब में आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से इस वाली स्टेप से, ठीक है, इस वाली स्टेप से यहाँ आ जाइए, यहाँ से, है ना, इसी स्टेप से यहाँ आ जाइए। इसमें से cos t हमने कॉमन निकाला, वहाँ से हमने sin t कॉमन निकाला, तो 3 - 4 cos क्यूब t आ जाएगा, 3 - 4 sin स्क्वायर t आ गया, ठीक है। इस 3 के 2 टुकड़े कर दिए, 1 + 2, यहाँ भी 3 के 2 टुकड़े 1 + 2,